हेलो, गुड आफ्टरनून। फिर से हम लोग एक बार, मैं शक्ति सिंह आप लोगों को फिर से आपके क्लास में स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल एडुसर्फ थिंक फॉरवर्ड के तहत आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम रोज़ की तरह आज भी कुछ टॉपिक से उठा करके हम लोगों ने क्वेश्चंस लाए हैं। आप उन लोग को देखिए, एक एक करके हम उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने रखेंगे। आप लोग को अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, आइए सब लोग ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना जो एक नदी घाटी परियोजना है वह किस नदी पर है? जवाहर सागर परियोजना नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है नदियों में जल संरक्षण के लिए, ताकि बिजली का उत्पादन हो सके, सिंचाई के लिए जल दिया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए घाटी परियोजना बनाई जाती है, नदी घाटी परियोजना। तो उसी की तरह जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो जवाहर सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। ये राजस्थान में चंबल नदी पे परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना। चंबल नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर के जाती है राजस्थान, राजस्थान से फिर यूपी तक आती है। तो चंबल नदी पे और सारी परियोजना है। चंबल नदी पे देखिए परियोजना है, चंबल नदी पे परियोजना है आपको जवाहर सागर। फिर परियोजना आपको मिल जाएगी, चंबल नदी पे परियोजना मिल जाएगी राणा सागर, फिर मिल जाएगी गंगा सागर। ये जितनी परियोजनाएं हैं ये आपको मिलेगी किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो आप ये तरीके से भी याद कर सकते हैं कि चंबल नदी पे कितनी परियोजनाएं हैं, तो आप याद सकते जवाहर सागर, राणा सागर और गंगा सागर। ये सागर सब परियोजनाएं जो हैं वो चंबल नदी पे है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जवाहर सागर परियोजना जो एक नदी घाटी परियोजना है वह किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन है? विश्वविद्यालय, जहां यूनिवर्सिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी जो है वह यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। विश्व का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। विश्व का पहला यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी ना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में बनाई गई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी यही है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां हमारे चाणक्य जैसे गुरुओं ने वहां पे अध्ययन किया है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो कि तक्षशिला एक शहर है। तक्षशिला जो है वो गंधार जनपद, पहले भारत का एक जनपद था गंधार जनपद। गंधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला नाम, ये तक्ष जो नाम आप लोग देख रहे हैं, तक्ष, ये भगवान राम के भाई भरत के पुत्र थे। तक्ष जो थे भगवान राम के भाई भरत के पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर वो शहर का नाम रखा गया था तक्षशिला। उन्हीं ने उस शहर का आधार रखा था, तो उन्हीं के नाम पे वो नाम था तक्षशिला। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं। तब वैज्ञानिक पद्धति से मान लीजिए कि सभी पृथ्वी पे अनेक प्रकार के पादप हैं, जीव जंतु हैं, सभी का नाम जान पाना मुश्किल है, सभी का अलग अलग नाम है, सभी का नाम अलग अलग है। तो सभी का नाम अलग अलग है और सभी के बारे में मान लीजिए कि हमारे देश में उनका नाम कुछ और है, किसी और देश में उनका नाम कुछ और है, और अदर देश में उनका नाम कुछ और है। तो सबको एक तरीके से कि सब देश उसको समझ सके, उसके लिए उनको नोमेनक्लेचर दिया गया। 2 नोमेनक्लेचर दिया गया, एक दिया गया IBN, एक दिया गया ICBN और एक दिया गया ICZN। ये दोनों इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनी नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनी, जिसमें बोटनी में
वो जंतु विज्ञान, जूलॉजी में जंतु विज्ञान और बॉटनी में वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबका नाम अलग अलग दिया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी न्यूमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी न्यूमेनक्लेचर। तो हमारा जो मोर है वो मोर किस श्रेणी में आता है? मोर हमारा जंतु है और जंतु का नोमेनक्लेचर अलग है। तो जंतु का नोमेनक्लेचर जो है ना, जंतु का नोमेनक्लेचर जो है वो, उसका नाम है पाओ क्रिस्टेसस। मोर का वैज्ञानिक नाम कहाँ है? क्वेश्चन। मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस, उसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उस शासक का क्या नाम था जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। हमारे देश में बहुत सारे शासक हुए हैं और जैसे जैन मुनि होते हैं ना, जैन मुनि जब अपना देह छोड़ते हैं तो वो लोग उपवास करते हैं, उपवास करके अपना देह का त्याग करते हैं। तो वैसे हमारे शासक हुए, उपवास करके देह त्याग करने की जो कला है ना वह कहलाती है संथारा, उसको कहते हैं संथारा। उपवास करके जो देह त्याग करते हैं ऋषि मुनि, जैन मुनि जो भी हैं, तो उसको हम लोग संथारा कहते हैं। कुछ दिन उपवास करते हैं तो वो कहलाता है संथारा। संथारा जो उपवास करके देह त्याग करते हैं वो कहलाता है संथारा। संथारा, ठीक है, संथारा वो प्रक्रिया कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कि उस शासक का क्या नाम था जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किए? तो वो किए थे हमारे ऋषि चंद्रगुप्त मौर्य ने। हम सॉरी, ऋषि नहीं, हमारे शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, उन्होंने उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का वह कौन सा देश है जहां पहली बार महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया था? विश्व का वह पहला देश जहां कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन सा देश है? तो विश्व में पहली बार महिला प्रधानमंत्री किसी देश ने 1960 में बनाई थी, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने पहली बार किसी महिला प्रधानमंत्री को बनाया था अपने देश में। वो कब बनाया था? मई 1960 में। मई 1960 में, मई 1960 में वो बनाया किसको था? तो एस भंडार नायके को। एस भंडार नायके किसी देश की पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी, वो बनी थी एस भंडार नायके। विश्व का कौन सा देश है जहां पहली बार महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया था? वो श्रीलंका देश था जहां महिला को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो मई 1960 में। जो प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडार नायके। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो किसी देश की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, मतलब विश्व का वह कौन सा देश है जहां किसी महिला को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो श्रीलंका का। अगर कोई नाम पूछ दे कि उनका नाम क्या था, तो एस भंडार नायके। अगर पूछ दे किस साल बनी थी, तो 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रतिस्थापन नीति आयोग के रूप में कब हुआ? पहले भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती थी योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी। योजना आयोग 1950 में शुरू हुई थी, लेकिन जब ये कारणवश किसी कारणवश योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। और योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? तो योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में जाने लगा। पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, अब उसका नाम हो गया है नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यह अमेरिका द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार। यह इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। शुरुआत हुई थी 1973 में। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम दिया गया था मदर टेरेसा को। यह दिया जाता है कि साइंस और हमारे वनस्पति जितने भी जीव जंतु उनमें सद्भावना हो, जो इनका सेवा कर सके, अच्छे से रख रखाव कर सके, उनका कार्य अच्छे से कर सके, उस चीज में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किससे दिया गया है? तो वो अमेरिका के ही एक साइंटिस्ट है, भौतिक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है फ्रैंक विल्जेक। उनका नाम है फ्रैंक विल्जेक। अच्छे से लिखते हैं, फ्रैंक
विल्जेक, इनको 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया। इनको नोबेल पुरस्कार भी एक बार मिल चुका है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार, ये छठे ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार के साथ साथ टेम्पल्टन पुरस्कार भी जीते हुए हैं। अगला है कि बड़ी इलायची का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? भारत के किस राज्य में बड़ी इलायची जो है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब है, इसके बारे में जानते हैं, सिक्किम। भारत में सबसे ज्यादा बड़ी इलायची सिक्किम में उगाई जाती है। वैसे तो हम लोग केरल को मसालों का राज्य कहते हैं, केरल के कोची को हम मसालों का शहर कहते हैं, लेकिन पूछा जाए कि बड़ी इलायची भी एक मसाला ही है। तो ये सबसे ज्यादा उत्पादन, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं कि बच्चे फंस जाएं, इसलिए कि सब लोग के दिमाग में होता है कि बड़ी इलायची एक मसाला है और मसालों का शहर बोलते हैं कोची को, कोची जो कि केरल में है। तो उससे ये क्वेश्चन कि बड़ी इलायची जो है सिक्किम में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में EFIR सेवा लॉन्च की? EFIR मतलब कि FIR एक इंटरनेट के माध्यम से, ताकि हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाने थाने न जाना पड़े, हमारी मोबाइल खो जाए या दोपहिया वाहन खो जाए, इसके लिए ना किसी राज्य सरकार ने EFIR सेवा लॉन्च की। तो वो कौन सी राज्य सरकार है जो पहली बार इस सेवा को लॉन्च की है? तो वह राज्य सरकार है गुजरात की राज्य सरकार। गुजरात सरकार, वहां की पुलिस विभाग इस सेवा को लॉन्च किया। गुजरात सरकार के सहमति के द्वारा वहां का पुलिस विभाग जो है वो EFIR सेवा की शुरुआत की है। अगला बार देखते हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अभी जो फिलहाल में जो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। इनके बारे में जानते हैं कि उनको शपथ किस चीफ जस्टिस ने दिलाई? पहली बार तो देश के राष्ट्रपति जो भी होते हैं, महिला हो पुरुष हो, उनको शपथ दिलाते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं, अगर चीफ जस्टिस नहीं है उस कार्यकाल जब राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाए, अगर कोई चीफ जस्टिस मौजूद न हो तो उस समय उसमें जो वरिष्ठ जस्टिस होते हैं ना, वरिष्ठ न्यायाधीश जो एज में सबसे ज्यादा होते हैं, उस समय अगर चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति हो तो उस समय जो सबसे उम्र में ज्यादा जस्टिस होंगे, जो सबसे उम्रदराज होंगे, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो उनका नाम अभी जो है 2022 में राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, उस समय शपथ दिलाएं, उनका नाम था NV रमणा। NV रमणा। ये याद करने से या इसके बारे में समझने से एक चीज की जानकारी होगी कि मान लीजिए कि परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ जाएं कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी उस समय हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो याद कर सकते हैं कि NV रमणा। NV रमणा जो थे वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे जब महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बनी थी हमारी द्रौपदी मुर्मू। अगला है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। इनके बारे में बहुत रोचक तथ्य, इनके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे। ये आदिवासी समाज, अपने समाज की पहली महिला थी जिन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया। इससे पहले उस समाज से कोई महिला कॉलेज जाया नहीं करती थी, तो पहली महिला थी जिन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंख का वह कौन सा भाग जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? जब हमारे आंख पे लाइट पड़ती है तो आंख का देखते हैं पुतली जो होता है, ये ऊपर का भाग जो होता है वो फैलता है, सिकुड़ता है। तो आंख का वो भाग क्या करता है, वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। जब हम कभी धूप से अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हमारे आंखों के सामने अंधेरा रहता है, हम कोई चीज देख नहीं पाते हैं। तो आंख का कोई तो भाग होगा जो प्रकाश को रेटिना पे जाने से पहले रोकता होगा, उसको नियंत्रित करता होगा। तो वह भाग कहलाता है परितारिका। हिंदी में बोलते हैं उसको परितारिका, आंख का परितारिका भाग। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। आइरिस वह भाग होता है जो हमारे आंखों पे लाइट पड़ती है ना, तो उसको वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब नियंत्रण करता है। आंख पर जब हमारी प्रकाश पड़ती है तो वह क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसको बोलते हैं परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। परितारिका को इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। यहाँ पे एच छूट गया। परितारिका को इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। आइरिस वह भाग है आंख का जो लाइट को कंट्रोल करता है हमारे आंखों में पड़ने से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक
जो है वो सभी बैंकों को पैसा देती है, वो सबसे बड़ी बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय मुंबई में है। बट इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1931 को। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में। और हम बताए थे, कभी आप लोग को पढ़ाए होंगे कि भारत जितने भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था 1949 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चन के प्रारूप को समझेंगे, ताकि हम लोगों को कहीं भी कोई परेशानी न हो। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, कभी सिनेमा जगत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, शांति जगत में नोबेल पुरस्कार, तो अनेक प्रकार के पुरस्कार की वितरण की जाती है। तो उसी प्रकार से एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में, जब हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं ना तो हमें वो दिया जाता है, तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है, जब हम खेल कूद में श्रेष्ठ करते हैं ना, खेल कूद में जितना भी खेल कूद वाला भाग है ना, हम उसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं ना, तो हमें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। भारत सरकार हमें अर्जुन पुरस्कार देती है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए? तो खेल कूद में। जब हम खेल कूद में अच्छा करते हैं तो हमें अर्जुन पुरस्कार मिलता है। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो भारत के बंटवारा होने से पहले लिखी गई है। मतलब कि इसकी विचारधारा बंटवारा होने से पहले की है। जब आप इस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये पुस्तक जो है ना, इंडिया डिवाइडेड, ये लिखे थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस किताब को लिखी थी कि देश का बंटवारा कैसे हुआ, क्या हुआ, किस कारणवश हुआ। वो जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तभी से उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। उसमें इनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक लिखी, कौन सी? इंडिया डिवाइडेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? जैसे आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो 4 साल, 3 साल, 2 साल से लेकर के 5 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उनका मानसिक विकास के लिए, कि ताकि उनका मस्तिष्क डेवलप हो सके, मस्तिष्क जो है ज़्यादा ग्रोथ कर सके, उन सब बच्चों के लिए राज्य सरकार ने दूध और अंडा देना शुरू किया। क्योंकि दूध और अंडा दोनों में कैल्शियम होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जो चीज़ हमारे शरीर को मजबूत करता है, कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। तो छोटे बच्चों में जब हड्डी मजबूत होगा, दूध अंडा खाएंगे तो उनका जो कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, उनका शरीर मजबूत होगा, उनका मस्तिष्क तेज होगा। तो केरल सरकार ने ये योजना शुरू की। केरल सरकार ने योजना शुरू की कि वहाँ जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे बच्चों को दूध और अंडे दिए जाएं, दूध और अंडे से, ताकि उनका जो पोषण है वो भरपूर हो सके। अगला वीडियो है मध्यकाल, ये इतिहास का क्वेश्चन है, सॉरी वीडियो नहीं क्वेश्चन। मध्यकाल के समय एकमात्र महिला सम्राट रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? मध्यकाल में एकमात्र महिला सुल्तान बनी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वो किसकी पुत्री थी? क्योंकि वो रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। मध्यकाल के दौरान वो क्या था ना कि इनके जितने भी पुत्र थे ना, वो मतलब कि वो अच्छे ढंग से देश राज्य को नहीं चला सकते थे, देश को नहीं चला सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो लोग इसका छिन्न भिन्न कर देंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री को, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को सम्राट के पद पे रखा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। और वो पहली एकमात्र महिला सम्राट भी हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली महिला सम्राट, पहली महिला शासिका, सम्राट की जगह आप शासिका भी बोल सकते हैं, हमने सम्राट का यूज किया है। क्वेश्चन शासिका के रूप में भी आ सकता है कि पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसी तरह हम प्रतिदिन आपके सामने कुछ कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग हमारे चैनल एडुसर्व थिंक फॉरवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए यहीं पे। थैंक यू, जय हिंद।